पार्टी में किसी ने मेरे शैंपेन में कोई नशीली चीज मिला दी थी। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी फियांस को ढूंढने निकला। तभी स्टडी के दरवाजे पर एक हाथ ने मुझे खींचकर बगल वाले कमरे में डाल दिया। वो कोई और नहीं, मेरी फियांस की चाची फुसुएन थी। वो ठंडी और बेरुखी औरत जिनसे मुझे हमेशा डर लगता रहा है। बाहर से दो आदमियों की आवाजें आई। वह लड़का कहाँ गया? मिस फुई ने कहा था कि वो सेकंड फ्लोर पर है। अगर आज रात हमने उसे म्यानपा की गाड़ी में नहीं डाला तो हम दोनों की खैर नहीं। फुसुइन ने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। बाहर से शोर आया, वो जरूर यहीं अंदर है। ओ लड़के, दरवाजा खोल। नशीली दवा के असर से मेरा शरीर जवाब दे चुका था। नजर धुंधली हो गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा आज रात मेरा अंत निश्चित है। ऑर्फनेज में 18 साल की जिल्लत सहने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था और मेरे असली माँ बाप भी मिल गए थे। अभी तो चैन के कुछ ही दिन बीते थे कि सब खत्म होने वाला था। तभी बाहर सन्नाटा छा गया और डरी सहमी फुसफुसाहटें सुनाई दीं। ये तो फुसुइन है जो बिना पलक झपकाए जान ले लेती है। भागो यहां से। मैंने रात की सांस ली पर शरीर की तपन बढ़ती जा रही थी। होश खोते हुए मैंने दरवाजे के पास खड़ी उस लंबी और छरहरी शख्सियत की तरफ खुद को झोंक दिया। मैंने उसकी कमर में हाथ डाले और उसे चूमने लगा, जैसे उसे पूरी तरह निगल जाना चाहता हूं। जब खून का स्वाद महसूस हुआ तब जाकर थोड़ा होश आया। मैंने उसके कान के पास कहा, फुसुइन, तुम बहुत सेक्सी हो। वो चौंक कर बोली, हियानचन, क्या तुम्हें पता है तुम किसे चूम रहे हो? पर मेरा दिमाग पूरी तरह नशे की गिरफ्त में था। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है। जो औरत हमेशा मर्दों से दूर और ठंडी रहती थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ इस तरह उलझ जाएगी। मैं बार बार उसके होठों को चूमते हुए उसका नाम पुकारता रहा, फुसुइन, फुसुइन। जब मेरी आंख खुली मैं अब भी उसे जोर से गले लगाए हुए था। अपनी हरकत का एहसास होते ही मैं कांप उठा। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन उसकी आंखों में, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती थी, आज एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मेरे होठों पर उंगली रखकर भी, रिलैक्स डार्लिंग। नहीं, शायद मुझे नटखट छोटे शैतान कहना चाहिए। मुझे अपना बनाने के बाद अब मुकर रहे हो? चुप रहो, कोई आ रहा है। बाहर से मेरी फियांस की आवाज आई, चाबी कहाँ है? कानन चेन जरूर यहाँ किसी ऐरी गैरी औरत के साथ होगा। मेरा दिल बैठ गया, पर फुसुइन का चेहरा पल भर में फिर से सख्त हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, फूजी ने मुझे फुसुइन की बाहों में देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फुसुइन की आंखों में मजाक और गहरा हो गया। इधर जियन चेन और जियन यीवाई को एक झटके में नीचे गिरा दिया गया। फूजी चिल्लाई, ये तुम कैसे हो सकती हो? फुसुइन ने तंज कसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगा था कौन होगा? असल में फुजी और उसके साथियों ने मुझे फंसाने का प्लान बनाया था ताकि शादी से पहले मेरा कोई कांड सबके सामने आ जाए। फुजी घबराकर भागने लगी और मुझे पूरे बिल्डिंग में ढूंढने लगी। उसे याद आया जब उसने मुझे पहली बार पेयर ट्री के नीचे देखा था। वो पल कितना खूबसूरत था। उधर फुसुइन अपने स्टडी में काम कर रही थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी आग भड़क उठी थी। उसे लगा कि फूजी जैसी बेकार लड़की आचन के लायक नहीं है। उसने सोचा, मैं ही आचन से शादी क्यों नहीं कर सकती? वह मुझे ढूंढते हुए सेकंड फ्लोर के गलियारे में पहुंची, जहां मैं नशे में झूम रहा था। उसने मुझे अंदर खींच लिया। इसी बीच फूजी और जेन ईबाई जमीन पर घुटनों के बल बैठे कांप रहे थे। मेहमान तमाशा देखने आए थे, पर सामने फुसुइन को देखकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी ओल्ड मास्टर फू अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। अपनी बेटी फुसुइन को हियान चेन की बाहों में देखकर उनकी आंखों में भी हैरानी दौड़ गई। फुयानिन के दिल में मिलीजुली भावनाएं थीं। बेटी का अकेलापन दूर होने की खुशी भी थी और अपनी पोती के फियांसे के साथ उसे देखकर शर्मिंदगी भी। तभी मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। वो मुझे पीटने के लिए तैयार थे, पर सामने वाली औरत का चेहरा देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर भी अंदर ही अंदर वो खुश थे। फुजी अचानक दहाड़ी, जरूर जियान चैन ने ही मेरी चाची को बहलाया होगा। चाची, आपको भी नशा दिया गया होगा ना, वरना आप इस ऑर्फनेज के लड़के के साथ कैसे गिर सकती हैं? मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। फूजी चिल्लाई, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ती हूँ। एंगेजमेंट टूटने की बात सुनकर मेरे पिता घबरा गए, क्योंकि फू फैमिली के साथ उनके करोड़ों के बिजनेस दांव पर लगे थे। उन्होंने ओल्ड मास्टर फू के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। पर तभी फुसुइन ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, ह्यानचेन, मैं तुमसे शादी करूंगी। सब दंग रह गए। ओल्ड मास्टर फू ने भी हामी भर दी। ठीक है, अब से ह्यानचेन और फुसुइन मंगेतर हैं। मेरे पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा जैसे उनके पूर्वजों का पुण्य जाग गया हो। पर मैंने दबे स्वर में कहा, यह ठीक नहीं है। फुसुइन की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मैंने डरते हुए कहा। नहीं, बस अचानक फियांसे बदल जाना थोड़ा अजीब है। सच तो ये था कि मुझे उससे डर लगता था। वह कानूनी और गैर कानूनी दोनों दुनिया की रानी थी और मैं बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहता था। उसने मेरी कमर पे जोर से चिकोटी काटी
और मुझे खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले गई। हम 12th फ्लोर पर पहुंचे, जो उसका निजी इलाका था। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? यह सुनकर उसकी आंखों में नमी छा गई। उसने करीब आकर मेरे होठों को छुआ और कांपती आवाज में बोली, अचन, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मुझसे ऐसी बात कह सकता है। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर जोर से काट लिया। वह सिसक उठी, पर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हम बड़ी सी खिड़की के सामने खड़े थे, जहां से पूरी दुनिया की रोशनी दिख रही थी। उसने बाहर की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, अचन, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। पर मुझे सुकून नहीं, सिर्फ एक गहरा डर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी लिमिट्स को बेरहमी से कुचला जा रहा है। मुझे अपनी जिंदगी में इस दखलंदाजी से नफरत थी। मैंने बहुत मेहनत से उस ऑर्फनेज से खुद को निकाला था। बड़ी जद्दोजहद के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, ताकि मेहनत और सुकून से एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं। आखिर उसे क्या हक था कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले? मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरी आवाज पूरी तरह दृढ़ थी। मैं जियन फैमिली का बेटा होने का हक छोड़ सकता हूं। फुसैन की साफ आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और उसके सीने में गुस्से की एक आग सी भड़क उठी। चैन का मतलब है कि वो जियन परिवार का हिस्सा होना छोड़ सकता है और उसे मुझसे शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फुसैन ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में किया। इसे एक बार फिर से कहो। मैंने थूक निकला। वो जो पहले हिम्मत दिखाई थी वो गायब हो चुकी थी और मेरे दिल में फिर से वही डर पैदा हो गया। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं ये नहीं चाहता। ये शब्द किसी चाकू की तरह सीधे उसके दिल में जा लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। आखिर वो बस एक आदमी ही तो है। इसके बावजूद उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसे पता था कि अगर आज मुझे जाने दिया तो दोबारा पकड़ना मुश्किल होगा। उसने अपनी गहरी काली आंखों से मुझे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। अफसोस, खून के रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते, जो कि किस्मत ने हमें मिला दिया है। तुम जैन चैन मेरे प्रेमी बनने के लिए ही बने हो, सिर्फ फुसुयिन के। पूरी जिंदगी बिना एक दूसरे से जुदा हुए। ऐसा कहते हुए वो अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई और मेरे होठों को चूम लिया। मैंने मायूसी में अपना चेहरा फेर लिया। उसने जिद में आकर मेरे कान के निचले हिस्से को काट लिया। मेरे मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। इस आवाज ने उसे वो पहली बार याद दिला दी जब उसने मुझे देखा था, जब मैं दर्द सहते हुए खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा चेहरा घुमाया और मेरे होठों को गहराई से छुआ। मेरी जिंदगी मेरे जन्म के वक्त से ही गलत दिशा में जा रही थी और आज ये पहले से कहीं ज्यादा गलत लग रही थी। हालांकि ये मेरे लिए शर्मनाक था और मेरा दिल तड़प रहा था, लेकिन मेरे शरीर को इसमें प्लेजर महसूस हो रहा था। मैं जानता था कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जबरदस्ती किया जाना पसंद आएगा। शायद बचपन में ऑर्फनेज में हुए उस बुरे बर्ताव ने ही मेरे अंदर इस तरह की अजीब साइकोलॉजी पैदा कर दी थी। उस वक्त मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और बाथरूम से फुसोइन की सुरीली आवाज आ रही थी। शावर के नीचे उसके शरीर का अंदाजा लगाकर ही मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मुझे लगा कि यह सही नहीं है, फिर भी मेरा मन उसे चाह रहा था। नहीं, वो फुसुइन है, वो फुसुइन जो लीगल और इल्लीगल दोनों दुनिया पर राज करती है। अगर मैं उससे जुड़ गया तो मेरी जिंदगी उथल पुथल से भर जाएगी। मैंने बहुत मुश्किल से एक शांत जिंदगी हासिल की थी। मैं नहीं चाहता था कि वो उसे बर्बाद करे। मैंने जमीन पर बिखरे कपड़े उठाए और जल्दी से पहन लिए। मैं नंगे पैर उस ठंडे मार्बल के फर्श पर चलते हुए एलिवेटर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं बटन दबाया, पीछे से फुसुइन की कोमल आवाज सुनाई दी, इतनी एनर्जी के साथ कहाँ जा रहे हो? क्या तुम थके नहीं हो? एक पल में ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एलिवेटर के दरवाजे के सामने सुनने खड़ा रह गया। मेरी हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से उसके कदमों की आवाज आई। वो धीरे धीरे करीब आई। पीछे से मेरी कमर में अपनी बाहें डाल दी और अपना सिर धीरे से मेरी पीठ पर टिका दिया। उसके बॉडी वॉश की हल्की खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। उसकी महक बहुत अच्छी थी। मैं खुद को कांपने से नहीं रोक पाया। वो घूमी और मेरे सामने आकर मेरी आंखों में देखने लगी, जो अपनी भावनाओं को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये देखकर उसका मन मुझे चूमने का करने लगा। उसके लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और मैं उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे को टकटकी लगाकर देख रहा था। मैंने अनजाने में ही अपनी लार निगली। मेरे दिमाग में फिर से वही पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। मैं चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा गई। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। अब तुम क्या करना चाहते हो? उसके होठों के कोने एक हल्की मुस्कान के साथ ऊपर उठे। तुम बताओ। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम में ले गई। बाथरूम भाप से भरा हुआ था। उसने मार्बल के शेल्फ के किनारे पर तौलिया रखा और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने अपनी भुजाएं सिकोड़ी और आंखों में सावधानी लिए कहा, कोई बेवकूफ़ी मत करना।
मैंने अपना हाथ उठाया और उसे हल्के से उसके कंधे पर टिका दिया। मैंने उसे थोड़ा पीछे ढकेला। मैंने पहले ही गौर किया था कि उसकी हंसली के नीचे एक निशान था। इस औरत ने जिंदगी और मौत का खेल देखा है। ये कोई आम इंसान नहीं है। मेरा डर और गहरा हो गया और खुद को उलझा हुआ देखकर मैंने हिलना बंद कर दिया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी कमर धीरे से छुआ। मैंने अपनी सांसें रोक ली और नीची नजरों से उसे घूरने लगा। अनजाने में मैंने अपने होंठ भींच लिए। उसने हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से मेरी ठोड़ी को छूकर उसे थोड़ा ऊपर उठाया। उसने मुझे परखने के लिए अपना सिर ऊंचा किया और उम्मीद के मुताबिक एक दबी हुई हंसी हंसी। मेरे हाथ पहले से ही तनाव में थे। उसने अपनी नजरें नीचे की और जब दोबारा ऊपर देखा तो उसकी आंखों में एक मजाक और गहरा सा इशारा था। जेमसन सोचता है, क्या तुम मेरी मदद करना चाहती हो? मैं 20 साल का एक मर्द हूं। कुदरती तौर पर मुझे समझ आ गया था कि उसके कहने का क्या मतलब है। नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तब तक इंतजार करो जब तक मैं दिल से तैयार ना हो जाऊं। तब मैं खुद ही हाँ कह दूंगा। तुम पूरी तरह बेपरवाह हो। क्या बाहर सब ये नहीं कहते कि फोसीन पत्थर दिल और बेरुखी है? वो इतनी चंचल कैसे हो सकती है? मैंने अपने होंठ भींच लिए। मेरी नजरें थोड़ी देर के लिए नीचे झुक गईं। उन नज़ारों के बारे में सोचना मेरे लिए शर्मनाक था। मैंने अपनी आवाज धीमी की, लेकिन लहजा सख्त रखा। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता। मेरे इस खिंचे हुए और डरे हुए अंदाज से खुश होकर वो एक कदम आगे बढ़ी और मेरे होठों पर एक हल्का सा चुंबन लिया। शायद मेरे नर्व्स एकदम लिमिट पर थे, इसलिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक पल के लिए धुंधलापन महसूस हुआ। मेरा शरीर थोड़ा उसकी तरफ झुक गया। उसने फुर्ती से अपने हाथ बढ़ाकर मुझे मजबूती से थाम लिया। मेरा गाल धीरे से उसके सीने के उस निशान से जा लगा। मैं बेहोश हो गया। उसने मुझे देखा, वो नीचे झुकी और धीरे से मेरे बालों को सूंघा। फिर उसने मेरे माथे के बीचों बीच एक गहरा चुंबन लिया और मेरे सोते हुए चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखें प्यार और दीवानगी से भरी थीं। उसने मुझे सावधानी से पकड़ा और बड़े ध्यान से मुझे दोबारा नहलाया। मुझे नहलाते हुए अचानक वो खुद पर ही हंस पड़ी। वो जो हमेशा ठंडी और काबू में रहती थी, एक इंसान के लिए इतनी सब्र वाली कैसे हो सकती थी? उसके दिल में चैन के साथ पूरी जिंदगी बिताने की ख्वाहिश और भी मजबूत होती जा रही थी। चाहे चैन तैयार हो या न हो, मैं उसे पाकर रहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। मुझे धमकियों या बदनामी की कोई परवाह नहीं है। इस वक्त मुझे बस चैन चाहिए। सुबह हो चुकी थी। स्लाइडिंग विंडो से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने अपनी नींद भरी आंखें खोली। जब मैंने नीचे देखा तो मेरा सामना फुसैन की नम आंखों से हुआ। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। जब मैंने उठने की कोशिश की तो पता चला कि उसका हाथ मेरे बगल में लिपटा हुआ है। हालांकि उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी, फिर भी मैं फौरन रुक गया। मैं रात भर सो नहीं सकी। तुम तो बहुत गहरी नींद में सोए थे। बाहर बिजली कड़क रही थी, पर तुम्हारी नींद नहीं खुली। मैंने उसकी नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा थोड़ा घुमाया। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। खुद को तैयार कर लो, थोड़ी देर में हमें सिविल रजिस्ट्री ऑफिस जाना है। मैंने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, सिविल रजिस्ट्री ऑफिस? हम वहां किस लिए जा रहे हैं? उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से मेरे गाल को दबाया। जाहिर है, मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। इस अचानक हुए हमले से हैरान होकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही वो उठी, मैंने कड़े लहजे में कहा, यह नहीं हो सकता। उसकी नरम और जादुई आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं। मेरी सांसें थम गईं। मेरी अभी शादी की लीगल एज नहीं हुई है। क्या? अपनी आईडी दिखाओ मुझे, जरा मैं देखूं। मेरी आईडी मेरे बैकपैक में थी और वो बैकपैक कल रात उसने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, क्योंकि वो रास्ते में आ रहा था। ये सच है। मैं इस साल की सर्दियों में 23 साल का हो जाऊंगा। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में मायूसी और चिड़चिड़ाहट की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, फिर इस साल की सर्दियों तक इंतजार करते हैं। जैसे ही सर्दियां आएंगी हम सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने शर्मिंदगी में सिर हिलाया और उसकी आंखों से बचने के लिए अपनी नजरें नीची कर लीं। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, अभी तो बस सितंबर है। सर्दियों में अभी 3 महीने बाकी है। कहते हैं कि किसी की दीवानगी 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकती। शायद 3 महीने बाद वो इस खेल से थक जाए और मुझसे शादी न करना चाहे। ये सोचकर मेरा तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। मुझे इतना बेफिक्र देखकर फुसैन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अचानक मेरे करीब आ गई। उसने बड़ी कातिलाना नजरों से मेरी आंखों में झांका। उसकी इस अचानक हरकत ने मुझे चौंका दिया। मैंने सावधानी से पूछा, अब तुम क्या करने वाली हो? वो शांत और खूबसूरत लड़की कहाँ गई? उसने मजाकिया लहजे में कहा, तुम फिर से कुछ खिचड़ी तो नहीं पका रहे है ना? ये देखकर कि उसने मुझे पकड़ लिया है, मैंने जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक खतरनाक अंदाज में उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो जैनचन। तुम्हें वाकई झूठ बोलना नहीं आता। मुझे अजीब लगा और मैंने उसकी आंखों से बचने के लिए अपनी नजरें घुमा लीं। अचानक दरवाजे से एक चीख सुनाई दी, तुम दोनों सच में यहाँ हो?
वो फूई थी और उसके बगल में जियन येबाई खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। दोनों हक्के बक्के रह गए और अपनी आंखें मलने लगे, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। फूई के सिर में दर्द होने लगा। मेरी चाची जिन यू, जो कानून और अंडरवर्ल्ड दोनों पे राज करती हैं, वो वाकई चेन को 12th फ्लोर पर ले आईं और उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया। ऊपर से ये हॉल में बिखरे हुए कपड़े। क्या वाकई किसी ने मेरी चाची को कल कोई नशीली दवा तो नहीं दे दी थी? मेरी चाची अपनी मर्जी से चेन के साथ हैं? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। जरूर किसी ने उन्हें कोई तेज नशीली चीज दी होगी। जियन ये भाई और भी ज्यादा परेशान हो गया। जियन चेन फुसुइन के इतने करीब पहुंच गया है, मतलब मेरा प्लान पूरी तरह चौपट हो गया। अब जियन फैमिली में मेरी जगह और भी खतरे में है। जियन येबाई ने अपनी हिम्मत जुटाई और फुसुइन के बिस्तर के पास गया। इस तरह के निजी पल में पड़े जाने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं घबराहट में सीधा होकर बैठ गया। जियन येबाई ने हालात के खिलाफ जाकर फुसुइन को मक्खन लगाने की कोशिश की। चाची चाची, अगर आपको ये पसंद है तो मेरी तरफ देखिए, मैं जियान चैन से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। फुसुइन का चेहरा ठंडा पड़ गया, आसपास का तापमान जैसे एकदम गिर गया हो। वो मुड़ी और बेड साइड टेबल से एक पिस्टल निकाली। उसने उसकी नाल जियान येबाई की तरफ तानी और बड़ी बेरुखी से कहा, बाहर निकलो। जियान येबाई, जो इसी देश में पला बड़ा था और जिसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इतना डर गया कि उसके पैर कांप गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। फुसुइन ने ट्रिगर दबा दिया। मैं भी डर के मारे कांप उठा। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे देखूं। मेरा रिएक्शन देखकर उसने मेरी तरफ एक नजर डाली। फुसुइन ने दरवाजे पर खड़ी उस औरत की तरफ देखा जो अभी भी सुन थी। क्या तुम अभी तक अपने आदमी को यहां से लेकर नहीं गई? फुई ने फौरन रिएक्शन दिया। वो आगे बढ़ी और जियन येबाई का हाथ पकड़कर उसे बाहर घसीट ले गई। दोनों गायब हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फुसुइन के हाथ में अभी भी पिस्टल थी। मुझे डर था कि कहीं गलती से गोली ना चल जाए। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। फुसुइन ने फौरन पिस्टल को वापस बेड साइड टेबल पर रख दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसे कोई और उस नाम से बुलाए। उसके लिए ये सबसे बड़ी उकसाने वाली बात थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सुबह उसके अंदर ऐसी तड़प जागेगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कल रात हमारे बीच कई बार नजदीकियां बढ़ी थीं और मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बड़ी कोमलता से थाम लिया। मेरे पास उसकी बात मानकर सहयोग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरी हालत देख फुसुइन हंसते हुए बोली, क्या हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा? मैंने चिढ़कर कहा, बस करो, कल रात मेरे लिए काफी थी। उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई, पर उसने जिद नहीं की। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे नहलाने ले गई। उसे डर था कि कहीं मुझे ठंड न लग जाए, इसलिए उसने मेरे लिए एक आरामदायक कॉटन रोब ढूंढा। उसने संजीदगी से कहा, मेरा असिस्टेंट तुम्हारे कपड़े लेकर आता ही होगा, तब तक चलो कुछ खा लेते हैं। मैंने सिर तो हिला दिया, पर मेरे दिमाग में हिसाब किताब चल रहा था। वह इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तभी फुसुइन खुद किचन में चली गई। उसे खाना बनाते देख मेरे दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। वह बहुत गंभीरता से खाना बना रही थी, अपने उस पुराने ठंडे अंदाज से बिल्कुल अलग। मैंने पास जाकर उसके कंधे को थपथपाया और कहा, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, नौकर कर लेंगे। उसने मुड़कर देखा और बोली, हाथ से बनी चीजों की बात ही कुछ और होती है। उसे दलिया बनाते देख मुझे लगा जैसे मेरा अंदरूनी खालीपन भर रहा हो। मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, जैसे हम पति पत्नी की तरह सालों से साथ रह रहे हों। पर तभी मैं अपने इस ख्याल से डर गया और अपनी जबान काट ली ताकि दर्द से होश में रह सकूं। दलिया तैयार हुआ तो उसने पहला कटोरा मुझे दिया। चलो जल्दी चखो, पहली बार किसी के लिए कुछ बनाया है। सफेद दलिया देखकर मेरे चेहरे पर नापसंदगी उभर आई। मुझे चुप देखकर उसने कहा, इसे मैंने ठंडे पानी में रखा था, अब ये गर्म नहीं है। मैंने मुश्किल से चम्मच उठाया और जैसे ही चावल का स्वाद मुंह में गया मुझे उल्टी महसूस होने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की और जड़ होकर खड़ा रहा। मेरी हालत देख उसने खुद दलिया चखा और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो बोली, कहीं तुम्हें एनोरेक्सिया तो नहीं है? मैंने भी कड़वाहट के साथ झूठ बोल दिया, हाँ मुझे एनोरेक्सिया है, मैं एक अजूबा हूं। चलो दुनिया की तरह तुम भी मुझसे नफरत करो, मुझे पागल कहो और छोड़ दो। मेरे विचार तुरंत ऑर्फनेज की उन गलियों में पहुंच गए जहां बड़ों की गंदी हरकतों की वजह से मैंने एक पागल कुत्ते की तरह सबको काटना शुरू कर दिया था। सब मुझे दिमाग से पैदल समझने लगे थे। सिर्फ एक बड़े भाई ने मुझे बचाने की कोशिश की थी, जिसने अपनी आखिरी बिस्किट मुझे खिलाते हुए कहा था, अच्छन तुम बहुत कमजोर हो, अपना ख्याल रखा करो। तब से मुझे लगने लगा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तभी मुझे किसी का प्यार मिलेगा। 12 साल की उम्र के बाद मैंने कभी ढंग से खाना नहीं खाया। फुसुइन ने दलिया का चम्मच मेरे होठों के पास लाकर कहा, मुंह खोलो। मैंने जिद्दी बनकर चेहरा घुमा लिया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और मुझ पर तरस भी। उसने धमकी दी, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं अपने मुंह से तुम्हें खिलाऊंगी। चावल की महक से मुझे घिन आ रही थी, पर अगले ही पल उसने दलिया अपने मुंह में भरा और मेरे मुंह में डाल दिया।
उस पल मुझे एक अजीब सी संतुष्टि मिली। वह नरमी से बोली, अगर अच्छे से खाओगे तो सजा नहीं मिलेगी। इन शब्दों ने मेरा गुस्सा भड़का दिया। मैंने हाथ मारकर कटोरा जमीन पर पटक दिया। सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में बर्फीली चमक थी। मुझे उसकी छाती पर लगी गोली का घाव याद आया और मैं डर से कांप गया। वो ठंडी आवाज में बोली, ह्यान चेन, मैं तुम्हारे साथ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी बन रही हूं। उसने मुझे जोर से चूमना शुरू कर दिया। मुझे उसकी इस सख्ती में भी प्यार नजर आ रहा था। मुझे उसकी हिंसा, उसका ध्यान और उसके चूमे हुए होंठ सब पसंद आ रहे थे। पर जैसे ही वह दूर हटी, मुझे लगा वह मुझे पागल समझकर छोड़ देगी। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, मेरे माता पिता परेशान होंगे। उसने एक बैग मेरी तरफ फेंका और मुस्कुराते हुए बोली, क्या ऐसे ही घर जाओगे, या चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप देख लें कि तुम अंदर से कितने खाली हो चुके हो? बैग में मेरे लिए नए कपड़े थे। तैयार होकर जब हम नीचे पहुंचे तो नौकरों की फुसफुसाहटें शुरू हो गई। देखो मिस फू सच में अपनी भतीजी के मंगेतर के साथ हैं। कितना रोमांचक है। कार में बैठते ही फुसवीन ने कहा, रजिस्ट्रेशन में वक्त है, पर हम एंगेजमेंट का जश्न जल्दी कर सकते हैं। वह दुनिया को बताना चाहती थी कि मैं उसका हूं। मैंने मना कर दिया, नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। अगर कॉलेज में पता चला कि मेरी शादी तुमसे हुई है तो लोग मुझे अजूबा समझने लगेंगे। मेरी इस बात पर वह मुस्कुरा दी। घर पहुंचते ही हियान यीबाई ने मुझ पर हमला किया। अपनी मंगेतर की चाची के बिस्तर से सीधा यहां आ रहे हो? क्या फुसुइन ने तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया? मैंने उसे नजरअंदाज करना चाहा, पर उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैंने हाथ झटक दिया। तभी माता पिता नीचे आए। ईबाई ने तुरंत पासा पलटा, मम्मी देखो, ये मुझे छेड़ रहा है और नकली कह रहा है। माँ ने मुझे डांटा, ईबाई और फौजी की सगाई होने वाली है, अभी उससे माफी मांगो। मैंने मना कर दिया तो पिता चिल्लाए, फुसैन से शादी क्या तय हुई, तुम तो बहुत घमंडी हो गए हो। ऑर्फनेज की परवरिश कभी नहीं जाएगी। ऑर्फनेज शब्द सुनते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, पर मैंने पलटकर कहा, अब मैं फुसैन का मंगेतर हूं, मुझे नाराज करना आपको भारी पड़ेगा। मेरे पिता आपा खो बैठे और गोल्फ क्लब उठाकर मुझे मारने दौड़े। जैसे ही वह मुझ पर हमला करने वाले थे, एक आवाज आई, रुक जाओ। मेरे पिता चिल्लाए, कौन है जो मुझे रोक रहा है? पर सामने वाले को देखते ही उनकी लाठी हाथ से छूट गई। फुसैन की ठंडी आंखें उन पर गड़ी थीं। कानशन मेरा मंगेतर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुसैन के आदमी को छूने की? पिता के पैर कांपने लगे। नहीं नहीं, मैं तो बस अचन, बेटा समझाओ ना इन्हें। मैंने उन्हें तिरस्कार से देखा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। फुसैन ने पीछे से एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, यह गोल्फ क्लब उसे ही लगना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। इसके बाद नीचे से ह्यान यबाई की चीखें सुनाई दी। मैं अपने कमरे में कंप्यूटर खोलकर एडवांस्ड कैलकुलेशंस में डूब गया। मैं पन्ने पर कुछ लिख ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। अचानक एक हाथ मेरी गर्दन को छूता है। डर के मारे मैं अपनी गर्दन सिकोड़ लेता हूँ, झटके से सिर घुमाता हूँ और फौरन पीछे हट जाता हूँ। फुसैन, तुम अभी तक गई नहीं? वह औरत झटके से मेरा कंप्यूटर बंद कर देती है और मेरी तरफ एक उकसाने वाली मुस्कान देती है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मेरी आंखें फौरन फैल जाती हैं और मैं अपने हाथ अपने सीने पर बांध लेता हूँ। वह मुस्कुराती नहीं है। मुझे इस हाल में देखकर वह अपने लाल होठों को सिकोड़ती है और अपना कोमल हाथ मेरी गर्दन पर फेरती है। सिहरन की एक लहर सीधे मेरे सिर तक पहुंचती है। मैं अपनी सूझबूझ से पीछे देखता हूँ, उस विंडो की तरफ जो डेस्क के सामने है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। सामने वाली खिड़की में एक परछाई हिल रही है। मैं घबराकर उसकी ओर देखता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी दबी हुई निकलती है। सामने कोई है और वैसे भी मेरे पेरेंट्स नीचे हैं, लेकिन वो मेरे और करीब आ जाती है। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छूती हैं, जिसमें एक हल्की सी नशीली महक है। हियान शन, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी कहो। मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूँ, फिर झुककर उसके कान के पास फुसफुसाता हूँ, आई लव यू। उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं। चेन, मेरा नाम लो। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं कुछ नहीं कहता। मैं पूरी तरह खो चुका था। अगले ही पल वह अपना आप खो देती है। वह पूरी शिद्दत और चाहत के साथ मेरे होठों को चूमती है और धीमी आवाज में पूछती है, चैन, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है जो मैं कर रही हूं? मुझे महसूस होता है कि मेरे कान जल रहे हैं। मैं फौरन मना कर देता हूं, नहीं, ऐसी बकवास मत करो। लेकिन वो मेरे कान के पास धीरे से हंसती है और 3 शब्द कहती है, नन्हे परवट। मेरा खून खौलने लगता है। मेरे कान बुरी तरह लाल हो जाते हैं, लेकिन मेरे होठों के कोने पर एक मुस्कान आ जाती है। और उसी वक्त दरवाजे के बाहर ह्यान यीबाई का चेहरा गुस्से से पीला पड़ चुका था। पूरे 2 घंटे तक वह जलन में जलता रहा। अपनी मंगेतर के बारे में सोचकर उसे इतनी घुटन महसूस हो रही थी कि जैसे उसका खून उबल रहा हो। वह अपना मोबाइल निकालता है और उस बॉडी वाली डांसर को सीधे मैसेज भेजता है, हनी, आज रात मेरे घर आओ,
मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूंगा। कमरे के अंदर मुझे अचानक याद आता है मैं अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। मुझे कल की क्लास से पहले इसे जमा करना है। मैं जल्दी से डेस्क के सामने बैठ जाता हूँ। फ्यूसीन अपनी हंसी नहीं रोक पाती। वह मेरे पास बैठती है, उन मुड़े हुए कागजों के ढेर को उठाती है और अपनी सुरीली आवाज़ में मुझे हवा देती है। ए चन, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? मैं बिना जवाब दिए बस मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मेरी खामोशी उसे और भड़का देती है। बोलो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मेरी मुस्कान और गहरी हो जाती है। मैं हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका चेहरा सहलाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसने फिर से खुद पर से काबू खो दिया है। उसके सीने की धड़कनें तेज हो गई हैं। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आवाज़ कांपने लगती है। कहो, कहो कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। वह लगभग दहाड़ती है। मैं कुछ नहीं कहता। कहो। मैं अपनी उत्तेजना में उस चोट के निशान को छूने से खुद को नहीं रोक पाता और उसका नाम लेता हूँ, सुयैन फुसैन। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। वह किसी चीज से डरी हुई लगती है। वह एक गहरी सांस लेती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सॉरी, मैं बहुत जबरदस्ती कर रही थी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं आंखें खोलता हूँ, उसे देखकर मुस्कुराता हूँ और सिर हिला देता हूँ। कोई बात नहीं। इसके बाद मैं उसका चेहरा अपने हाथों में थामता हूँ और उसके होठों को चूमता हूँ, पूरे 3 सेकंड्स तक, जब तक कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे अपना होमवर्क जल्दी खत्म करना है। वह अनिच्छा से मुझसे अलग होती है, लेकिन शांत नहीं बैठती। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो वो मेरे गालों को नोचती है। मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ। वह खुद को रोक नहीं पाती और मेरे गाल पर एक किस करती है। आखिरकार मैं चिढ़कर उसे देखता हूँ। एक डरे हुए खरगोश की तरह उसका दिल पिघल जाता है और वह फिर करीब आती है। वे मेरे गाल पर एक हल्का सा किस करती है और अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर रख देती है। क्या इत्तेफाक है। वे मेरा हाथ थामती है और कागज पर धीरे धीरे कुछ बनाती है। अच्छे से देखो, जब खत्म हो जाए तो आराम करना। इसमें कोई शक नहीं कि फुसैन वाकई में बहुत अच्छी थी। उसके समझाने से मुझे वो सवाल फौरन समझ आ गया जो मुझे हमेशा मुश्किल लगता था। जैसे ही मैंने कंप्यूटर बंद किए बिना जवाब भेजा, उसने झटके से ढक्कन बंद कर दिया। मैडम, इस तरह कंप्यूटर खराब हो जाता है। लेकिन वो उकसाने वाले अंदाज में मेरी ठुड्डी सहलाती है। तुम बहुत जल्द मुझसे शादी करवा ले हो और तुम्हें एक कंप्यूटर की कमी खल रही है। मैं मन ही मन तंज के साथ मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ कि तुमसे शादी कौन करेगा। वो मेरे ख्यालों को भांप लेती है और अपने कोमल होंठ मेरे गाल पर रगड़ती है। मैं सूझबूझ से पीछे हट जाता हूँ, लेकिन वह इस मौके का फायदा उठाकर मेरी बाहों में गिर जाती है। तो बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मैं उसके सवाल का जवाब दिए बिना अपना सिर घुमा लेता हूँ, लेकिन वह अचानक अपनी आवाज़ ऊंची करती है। जल्दी बोलो, बोलोगे या नहीं? मैं थोड़ा निशब्द हूँ। प्लीज़ मैडम, हम कल ही तो मिले हैं। किसने सोचा था कि वह नाराज़ हो जाएगी? ध्यानचंद, हम 2 महीने पहले मैंशन की लाइब्रेरी में मिले थे। मेरी यादें फौरन 2 महीने पीछे चली जाती हैं। जब मैंने पहली बार फुसुइन को देखा था, तब पापा मुझे फू फैमिली के बड़ों से एक एक करके मिलवाने ले गए थे और फुसुइन डेस्क के सामने बैठी थी। हालांकि उसका चेहरा ठंडा और शांत था, लेकिन उससे एक ऐसी पवित्रता झलक रही थी जिसे छूना नामुमकिन था। पापा की हिम्मत भी नहीं हुई कि मुझे उसके पास ले जाएं और उन्होंने सीधे मुझे मेरी मंगेतर फुई के पास भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं फुई के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने उसे ज़ियान यीबाई के साथ उलझा हुआ देखा। खामोशी से मैं बगीचे में छिप गया। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सुकून भरी जिंदगी के लिए मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ। अनाथालय से तो यह बेहतर ही है। मुझे चुनने का कोई हक नहीं था। लेकिन आधे घंटे बाद पापा का अचानक बड़े जोश में फोन आया। पता चल कि फुसुइन ने अपना काम खत्म करने के बाद खिड़की के सामने खड़े होकर मुस्कुराया था। पापा को लगा कि यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है और उन्होंने मुझे फौरन ऊपर जाने को कहा। मेरा दिल बैठ गया। मैं अभी अभी गिरा था और मेरी पैंट्स कीचड़ से भरी थी। मैंने सुना था कि उसने किसी को मार दिया है और वह हमेशा अपने साथ एक गन रखती है। वह मुझे एक ही गोली में उड़ा देगी। मैं रेंगते हुए स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। पापा मुझे इतना डरपोक देखकर बुदबुदाए कि मैं किसी काम का नहीं हूं और उन्होंने मुझे फुसैन के सामने धक्का दे दिया। रोशनी के खिलाफ खड़ी वह बिल्कुल बेदाग दिख रही थी। मैंने अपना सिर झुका लिया, उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही पल पापा ने मेरे हाथ पर जोर से चुटकी काटी। मरियल बच्चे, सलाम करो। मैंने एक पल के लिए उसे देखा और फिर सिर झुका लिया। फू, मिस फू। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक मौत जैसी खामोशी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे पछतावा हुआ कि मैं यहां आने से पहले कपड़े नहीं बदल पाया। मैंने गौर ही नहीं किया कि उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़ रहे थे। आखिर में पापा एक झूठी मुस्कान के साथ मुझे स्टडी रूम से बाहर ले आए। मैं ठंडे पसीने में नहाया हुआ था और डरते डरते पापा से पूछा, क्या मैंने मिस फू को नाराज कर दिया है? पापा ने आ भरी और कहा, उसने तुम्हें मारा नहीं, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपना लिया है। अब से तुम्हें फू फैमिली का दामाद बनने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी।
यह सुनकर आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। वह मेरी उसके बारे में पहली छाप थी, जो डर और शर्मिंदगी से भरी थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 महीने बाद मैं इस औरत से शादी करने की कगार पर पहुंच जाऊंगा। यह स्थिति बहुत हास्यास्पद थी। मैंने शांत होने का नाटक किया, बस उसकी आंखों में देखा और बिना सोचे समझे झूठ बोल दिया। 2 महीने पहले की बात मुझे कैसे याद रही। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। उसका दबाव डरावनी हद तक बढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से फूल गया और उसकी नजर वैसी ही शैतानी हो गई जैसी हमारी पहली मुलाकात में थी। आधा राजा आधा शेर, बस यही जुमला मेरे जहन में आया। अब मैं चाहकर भी नहीं भाग सकता था। मेरे पास बस उसे शांत करने का ही रास्ता बचा था। इंतजार करना था कि वो मुझसे बोर हो जाए। मैंने खुद को बेवकूफ होने के लिए कोसा। मैंने जानबूझकर उसके माथे पर एक किस किया। वो जानती थी कि मैं सिर्फ उसे बिना मन के खुश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो इसमें बह गई। तभी अपनी आंख के कोने से मैंने बगल वाले दरवाजे के पास एक आकृति देखी। मेरी आंखें झटके से फैल गईं। वह ह्यान ईबाई था। उसकी आंखें जलन और गुस्से से भरी थीं और वो हमें ही घूर रहा था। वो वहां कितनी देर से खड़ा था? मेरी सारी चापलूसी उसने देख ली थी। मेरा मन किया कि मैं अपना सिर फोड़ लूं, लेकिन अगले ही पल एक छरहरी औरत उसके पास आई और उसे खींचकर दरवाजे के पीछे ले गई। वो औरत फूई नहीं थी। अचानक बगल वाले कमरे से बर्दाश्त न होने वाली आवाजें आने लगी। हमने एक दूसरे को देखा और हम दोनों एक साथ हंस पड़े। आधे घंटे बाद बगल वाले कमरे में खामोशी छा गई। मैं भी पूरी तरह थक चुका था। उसे अपने साथ इस तरह उलझा हुआ देखकर मुझे अंदर से एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। लेकिन अचानक मेरी नींद खुली। वह जल्द ही मुझसे ऊब जाएगी। मुझे उस प्रोसेस को तेज करना होगा। एक औरत को सबसे ज्यादा वह मर्द थकाता है जो उसकी जरूरत से ज्यादा चापलूसी करता है। इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, सुयिन, फुसुयिन, आई लव यू। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। अगले ही पल उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। सच में मैंने इस नाटक को अंत तक ले जाने का फैसला किया और सिर हिलाकर मुस्कुराया। वो पूरी तरह नरम पड़ गई और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ईमानदार थी। ये चैन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे धोखा मत देना और न ही मुझसे दूर जाना। हमेशा मेरे साथ रहो, ठीक है? मैंने टालते हुए जवाब दिया, यह सोचकर कि ये बस पल भर का एक जज्बाती उछाल है। इसलिए मैंने हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। ठीक है, हमेशा के लिए मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। वह मुझसे और सट गई। ऐसे ही, ठीक है। मैंने उसे गले लगाया और सो गया। अगली सुबह अलार्म बजा। मैं फौरन उठ गया। सुबह के 10 बजे मेरी क्लास है और मैं लेट नहीं हो सकता। फुसुइन अभी भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा, जो आमतौर पर ठंडा और दूर का लगता था, अब बहुत कोमल दिख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, इतनी प्यारी कि वो पहले वाली ठंडी इंसान नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, अपना कैनवस बैग कंधे पर लटकाया और आखिरी बार उसे देखा। मेरे दिल में विदाई का एक हल्का सा एहसास हुआ, जिसे मैंने फौरन जबरदस्ती दबा दिया। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे अपने रास्ते पर चलना है और मैं किसी से बंधना नहीं चाहता। इसी बीच धूप और तेज होती गई और उसकी चमक ने फुसुइन की आंखें धीरे धीरे खोल दी। उसने अपनी सूझबूझ से अपने पास हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अचानक अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। एक न बयान होने वाली कमी की लहर उस पर हावी हो गई। इन सभी सालों में फुसुइन ने हमेशा अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए अपनी ठंडक का इस्तेमाल किया था, लेकिन हकीकत में उसे ही प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कल रात के उन शब्दों ने कि आई लव यू उसे बदल दिया था। उसका दिल जो सालों से शांत था, पहली बार उसे लगा कि वह वाकई भरा हुआ है। वह उठी और बाथरूम में गई। वॉश बेसिन के पास नए टूथब्रशेस का एक सेट रखा था। उसकी नजर एक हल्की गुलाबी रंग के टूथब्रश पर पड़ी जिस पर एक बनी बना था। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी। वह जानती थी कि मैंने इसे खास तौर पर उसके लिए तैयार किया था। उसने ब्रश उठाया, उस पर टूथपेस्ट लगाया और फिर उसी बनी वाले ग्लास को उठाया। अपनी उंगलियों से उसके किनारे को धीरे से छुआ। उसकी धड़कनें बेवजह तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की और उसके दिमाग में कल रात की तस्वीरें आने लगीं। उसका दिल थोड़ा घबराया, फिर शांत हुआ। उसने खुद को थोड़ा संवारा, टॉवल को धोया, उसे निचोड़ा और अपनी जगह पर टांग दिया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और खुद पर तंज कसते हुए मुस्कुराई। मैं एक मर्द की वजह से खुद से कितनी अलग हो गई हूँ। तभी उसे अचानक याद आया कि कल वह एचएन को रिंग दिलाने के लिए आई थी, लेकिन उसका सामना ह्यान के पिता से हो गया, जो गोल्फ क्लब हाथ में लिए उस पर हमला करने ही वाले थे। उस वक्त वह वाकई नाक बबूला हो गई थी, लेकिन यह सोचकर कि एचएन एक अनाथालय में पला बड़ा है और परिवार के प्यार के लिए तड़पता है, उसने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबा लिया। कल रात जब उसने मुझे यह कहते सुना कि मैं वाकई उससे प्यार करता हूं, अचानक उसके मन में मेरे साथ एक घर बसाने की ख्वाहिश जगी, एक ऐसा घर जो सिर्फ हमारा हो। फुसुइन ने अपना इरादा बदल दिया और तय किया कि वो कंपनी नहीं जाएगी,
सबसे पहले वो मुझसे मिलना चाहती थी। रिंग खरीदकर उसे मेरी उंगली में पहनाना चाहती थी ताकि उसे सुकून मिल सके। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, उसे मेरे माता पिता मिले, जो वहां किसी पहरेदार की तरह खड़े थे। उनके चेहरों पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी और वो बड़े अदब से बोले, मिस फू, हमने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। फुसुइन को अंदर ही अंदर उनसे नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे लिहाज में उसने एक सैंडविच उठा लिया और वहां से मुड़ गई। उसके पीछे मेरे माता पिता झुककर उसे सलाम कर रहे थे। मिस फू, आपका दिन शुभ हो, जब चाहें आपका स्वागत है। बाहर ड्राइवर एक नई गाड़ी के साथ खड़ा था, जिसका वेतन अब 3 गुना हो चुका था। ड्राइवर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मिस फू। फुसुइन ने ड्राइवर को सीधे मेरे स्कूल चलने का हुक्म दिया। सुबह फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही थी और मुझे बास्केटबॉल के बेसिक कोर्स में डाल दिया गया था। सितम तो ये कि प्रोफेसर ने जिद पकड़ ली कि मैं क्लास के ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए एक जोड़ीदार बनूं। मेरी पार्टनर थी सेक्शन की सेक्रेटरी जू सैनसेन। उसे उछलकर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए मेरे घुटने का सहारा लेना था और मुझे उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर चढ़ाना था। हम दोनों किसी रोबोट की तरह बिना किसी इमोशन के एक्टिंग कर रहे थे, जिसे देखकर प्रोफेसर भड़क गए। उन्होंने बीच में ही हमें रोक दिया और एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में 3 मिनट तक देखो, पहले आपस में थोड़ी केमिस्ट्री तो बनाओ। यह सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। जैसे ही मैंने और जू सानसान ने एक दूसरे को देखा, हमारी भी हंसी छूट गई। प्रोफेसर गुस्से में लाल थे, लेकिन हम अपनी हंसी जितनी रोकने की कोशिश करते उतनी ही ज्यादा आती। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि परफॉर्मेंस बिल्डिंग के ठीक बाहर एक रोल्स रॉयस खामोशी से खड़ी थी। पीछे की सीट पर बैठी फुसुइन मुझे ही घूर रही थी। उसने देखा कि कैसे मैं उस लड़की को सहारा दे रहा हूं और हम साथ में हंस रहे हैं। उस पल वो गुस्से से कांप उठी। उसका चेहरा इतना ठंडा और सख्त लग रहा था जैसे उससे बर्फीला पानी टपकने लगेगा। मैं हंसी मजाक में डूबा ही था कि अचानक मुझे एक बर्फीली नजर का एहसास हुआ। मैंने झटके से उस तरफ सर उठाया। जैसे ही हमारी आंखें मिली, मेरे चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। फुसुइन वहां गाड़ी में मौजूद थी। अगले ही पल मैंने देखा कि उसने एक गन निकाली और उसका काला बैरल सीधे मेरे बगल में खड़ी जू सानसान की तरफ का। मेरा दिमाग सन रह गया। मैं फौरन जू सानसान के आगे खड़ा हो गया और फुसुइन को चेतावनी भरी नजरों से देखा, लेकिन उसने सिर्फ एक कड़वी मुस्कान दी। वो इस बात से नाराज थी कि मैं किसी और औरत को बचा रहा हूं। मैं भागकर गाड़ी की तरफ गया, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। गन अभी भी बाहर की तरफ तनी हुई थी। कांपती आवाज में मैंने कहा, फुसुइन, हथियार नीचे करो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरती हुई। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने बहुत सावधानी से अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा और हथियार नीचे करने की कोशिश की। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सुबह सुबह सबसे जरूरी काम, वाइफ। लेकिन उसने धीरे से उस गन की नली को मेरी ठुड्डी के नीचे टिका दिया। उसकी आवाज बिल्कुल सर्द थी। मुझसे वाइफ कहने की हिम्मत अब भी बची है तुम में? वो ठंडी धातु मेरी खाल को छू रही थी। मैं इतना डर गया कि मेरी सांसें लड़खड़ाने लगीं। फुसुइन, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझे माफ कर दो। पहले शांत हो जाओ। भगवान ही जानता है कि मेरी गलती क्या थी, लेकिन उस वक्त उसे शांत करना जरूरी था। पर यह किसे पता था कि वो और भी भड़क जाएगी? मेरा मंगेतर किसी दूसरी औरत के इतने करीब, तुम चाहते हो कि मैं शांत रहूं? उसने गन एक तरफ रख दी। वो एक दबंग गुस्से के साथ सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। मैं घबरा गया। नहीं, बाहर मेरे सारे क्लासमेट्स खड़े हैं। मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, मैं बस शांति से पढ़ना और ग्रेजुएट होना चाहता हूं। लेकिन फुसुइन के आने ने मेरी सारी शांति छीन ली थी। मुझे लगा जैसे मेरी इज्जत को बेरहमी से कुचला जा रहा है। वो धीरे से मेरे और करीब आई। फुसुइन, मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी आवाज ठंडक से कांपी। फिर से कहो। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर एक एक शब्द साफ कहा। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूं। ये प्यार नहीं, बेड़ियां हैं। ये घुटन भरा कब्जा है। आसमान गहरा गया और मेरा दिल डूबने लगा। धीरे धीरे मेरा दिल पत्थर होने लगा और मेरा सब्र टूट गया। फुसुइन, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैंने खाली आंखों से खिड़की के बाहर देखा, लेकिन तभी उसने मुझे कसकर गले लगा लिया।
अगले ही पल मेरी पीठ पर एक गर्म बूंद गिरी। मैं दंग रह गया। फुसूइन रो रही थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। शायद ये मेरा वहम था, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो अपने आंसू रोकने की कितनी कोशिश कर रही है। मैंने उसे उसकी हद तक पहुंचा दिया था। उसका दिल ठंडा पड़ रहा था और उसकी नजरों में बेरुखी आ गई थी। वो किसी बेबस बच्चे की तरह सिसक रही थी। मुझे बस एक गहरी थकान महसूस हो रही थी। वो सोचता है, वो मेरे साथ एक घर बसाना चाहती थी, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, पर मैं हमेशा बस भागना चाहता था। क्या मैंने उसके साथ गलत किया या वो जरूरत से ज्यादा जिद्दी थी? उसने मुझे और कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखों में बीती रात वाली नरमी थी जो मुझे बहुत मजाक लग रही थी। अचन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। मैंने बेकार की जद्दोजहद छोड़ दी। क्या खुदा ने मुझे सिर्फ ये सब सहने के लिए बनाया है? तभी फुसूइन की आवाज एक मिन्नत भरी कोमलता में बदल गई। अचिन, मैं तुम्हें रिंग दिलाने ले जाऊंगी। चलो लड़ना बंद करते हैं, हम अलग नहीं होंगे, ठीक है? मैं एक कड़वी हंसी हंस पड़ा। इस जिद्दी कब्जे को ये लोग प्यार कहते हैं। सिर्फ एक रात की मुलाकात और ये प्यार की बातें कर रही हैं। अगर प्यार इतना ही आसान होता तो गुजरे 20 सालों में मुझे कभी प्यार क्यों नहीं मिला? यहां तक कि मेरे सगे माता पिता ने भी कभी मुझसे वफा नहीं की। मेरा दिल पूरी तरह जम चुका था। मेरे मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया। देखना चाहता हूं कि ये औरत मेरे साथ कब तक टिक पाती है। मैंने अपनी धुंधली आंखों के साथ गला साफ किया और सिर्फ एक लफ्ज कहा, ठीक है। वो हैरान रह गई। उसने बड़ी हैरानी और खुशी के साथ मेरा हाथ थाम लिया। सच में? मैंने अपनी आंखों के इस कड़वे सच को छुपाते हुए एक हल्की मुस्कान दी। सच में। वो फौरन इस झूठी शादी के ख्यालों में डूब गई। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, फिर भी उसने यकीन करना चुना। ड्राइवर समझ गया और गाड़ी सीधे एक लग्जरी मॉल की तरफ बढ़ गई। वीआईपी लाउंज में फुसूइन ने बड़ी नज़ाकत से मेरा हाथ थामा हुआ था। मैं एक बेजान कठपुतली की तरह उसके पीछे चल रहा था। वो बड़े अच्छे मूड में थी, बड़े ध्यान से रिंग्स चुन रही थी और यहां तक कि उसने ब्लैक कार्ड मेज पर रख दिया। स्टाफ ने उसे पहचान लिया और फौरन सारे प्रीमियम डिजाइन सामने रख दिए। मिस फू, सबसे बेहतरीन मॉडल्स यही हैं। फुसूइन ने एक गहरी सांस ली, मेरी तरफ देखा और बोली, डार्लिंग, तुम्हें कौन सा पसंद है? मैंने हाथ उठाया और उन सभी की तरफ इशारा किया। वाइफ, मुझे ये सब चाहिए। मुझे लगा था वो परेशान हो जाएगी, लेकिन उसने खुशी खुशी सारा सामान पैक करने का हुक्म दे दिया। मेरी अंदरूनी मुस्कान गायब हो गई जैसे ही मैं खड़ा होने लगा। उसने मुझे वापस सोफा पर बिठा दिया। स्टाफ समझदार था। वो खामोशी से वीआईपी रूम से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हिचकिचा नहीं रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मुझे बड़ी शिद्दत से चूम लिया। ये चुंबन पहले से बहुत अलग था। इसमें एक अजीब सी नरमी थी। मैंने हैरानी से आंखें खोली। हम इतने करीब थे कि मैं उसकी पलकों को साफ देख सकता था। वो खौफनाक फुसूइन, जिसका कानून और अंडरवर्ल्ड दोनों में नाम था, उस वक्त मुझे ऐसे चूम रही थी जैसे उसे दुनिया का कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसकी नजरें धुंधली पड़ने लगीं और वो एक बेबस सिसकी के साथ बुदबुदाई, अचन, क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? तभी उसके दिमाग में उस लड़की की तस्वीर आई जो स्टेज पर मेरे साथ थी। वो जवान थी, साफ सुथरी और बिल्कुल अचन जैसी। फुसूइन सोचती है, कहीं अचन मुझे इसलिए तो नापसंद नहीं करता क्योंकि मैं उससे बड़ी हूं? ये ख्याल उसे और भी तकलीफ दे रहा था। फिर अचानक उसे ये सब मजाक लगा। मैं, जिसे पूरी दुनिया पूछती है, एक मर्द के लिए खुद को कमतर समझ रही हूं? कितनी बेतुकी बात है। मैंने उसकी बेरुखी को नोटिस किया और शक भरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे लगा वो फिर से अपना आपा खो देगी। जब वो पत्थर की तरह जमी खड़ी थी, मैं सोफे से उठ गया। वो बस खामोशी से मुझे देखती रही। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने अपने बिखरे बाल ठीक किए और उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत जुटाकर एक बहाना बनाया। मुझे स्कूल वापस जाना है, नाइट क्लास है। अगर अटेंडेंस नहीं लगी तो मेरे क्रेडिट्स काट लिए जाएंगे। फुसूइन ने एक सादी सी मुस्कान दी। उसने उठकर मेरा हाथ पकड़ा और हम बाहर की तरफ चल दिए। स्टाफ ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। मिस फू, आपकी रिंग्स पैक हो गई हैं, कोई इन्हें आपके घर पहुंचा देगा। उसने बेरुखी से जवाब दिया और फिर मेरे हाथ को देखा। फिर उसने स्टाफ से कहा, पहले एक चुनिए ताकि ये पहन सकें।
मेरे सामने चमक धमक वाली डायमंड रिंग्स की पूरी कतार थी, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा दिखावटी थी। मैंने उन पर एक सरसरी नजर डाली। ये सब बहुत भड़कीली थीं। अगर इन्हें पहनकर स्कूल गया तो सब मुझे ही देखेंगे। मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैंने बहुत ध्यान से देखा और आखिर में मुझे 2 सादी सिल्वर रिंग्स मिली, जो दिखने में शालीन और रोज पहनने के लिए बेहतर थीं। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ इशारा किया, ये वाली। फुसुइन समझ गई थी कि मुझे सादगी पसंद है, उसे भी दिखावा पसंद नहीं था। स्टाफ ने फौरन वो सिल्वर रिंग्स निकाली और फुसुइन ने एक रिंग मेरी उंगली में पहना दी। मेरे हाथ साफ और खूबसूरत लग रहे थे। वो धीरे से मेरा हाथ सहलाने लगी। उसकी नजरों में अब एक उम्मीद थी। उसने दूसरी रिंग की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम मुझे पहनाओ। मुझे स्कूल पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने बिना किसी बहस के बात मान ली। मैंने वो सिल्वर रिंग उठाई और धीरे से पहन ली, अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए। मेरा दिल थोड़ा सा धड़का, पर मैंने फौरन उन जज्बातों को जोर से दबा दिया। सोचा मैंने, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। मैं इस डेस्टिनी में नहीं बंधना चाहता। मैं मानता हूं कि फुसुयन बेहद खूबसूरत है और मैं अपनी फीलिंग्स से इनकार नहीं कर सकता, पर मुझे पता है कि लगाव और भविष्य 2 अलग चीजें हैं। सिल्वर रिंग पहनने के बाद मैंने राहत की सांस ली, जैसे कोई टास्क पूरा कर लिया हो। मैंने उसकी तरफ नजर उठाई। मैं क्लास जा रहा हूं, बाय। इतना कहकर मैं मुड़ा ही था कि उसने एक कदम आगे बढ़कर मेरी कलाई थाम ली। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़कर आए। उसकी कार बाहर से चाहे कितनी भी साधारण लगे, पर समझने वाले जानते थे कि उसकी कीमत एक फॉर्च्यून के बराबर है। कई क्लासमेट्स मुझे उसकी कार में बैठते हुए देख चुके थे, तो अब इसे छुपाना मुमकिन नहीं था। हार मानकर मैं उसके पीछे चल दिया, जबकि मेरा दिमाग तेजी से हिसाब लगा रहा था कि क्लास के गपोड़ियों को क्या जवाब दूंगा। कार में बैठते ही मैं आदतन दरवाजे की तरफ खिसक गया ताकि दूरी बनी रहे, पर वो अगले ही पल मेरे करीब आ गई। उसकी जांघें मेरी जांघों से हल्के से टकरा रही थीं। मैंने मन ही मन आह भरी, पर उसे उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा मैंने, अगर ये नाराज हो गई तो मेरी नाइट स्टडी क्लास बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार हम स्कूल के एंट्रेंस पर पहुंच गए। मैं उतरने के लिए बेताब था, पर उसने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। स्कूल में मुझे याद रखना, दूसरी लड़कियों के ज्यादा करीब मत जाना। मुझे जलन होगी। मेरा दिल एक पल के लिए धक से रह गया और मैंने मन ही मन त्योरियां चढ़ा लीं। कितनी भारी आवाज थी उसकी, पर मैंने आज्ञाकारी बनकर सिर हिला दिया और ये देखकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे बस बेचैनी महसूस हो रही थी। सोचा मैंने, ये औरत कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने एक झूठी मुस्कान दी। ठीक है, मैं नाइट क्लास के लिए जा रहा हूं, जाओ। उसने एक बेरूफी भरे अंदाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। मैं जल्दी से कार से उतरा और बिना पीछे देखे क्लास की तरफ भाग गया। अंदर घुसने से पहले मैंने अपनी शर्ट के बटन ठीक से बंद किए। डर था कि कहीं क्लासमेट्स मेरी गर्दन पर वो निशान न देख लें। सबका ध्यान अपनी ओर न खींचने के लिए मैं झुककर पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस गया। मैं दबे पांव आखिरी लाइन तक गया, जहां जुआनसन मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे आते ही उसने अपना फोन निकाला और अटेंडेंस रजिस्टर करने में मेरी मदद की। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल देखकर मैंने चैन की सांस ली, पर तभी सामने बैठे 2 क्लासमेट्स अचानक मुड़े। एक लड़का और एक लड़की, जिनकी आंखों में गपशप की भूख साफ दिख रही थी। उस लड़के ने बड़े उत्साह से पूछा, हियांचन, आज सुबह तुम जिस कार में आए थे वो किसकी थी? क्या तुम डेटिंग कर रहे हो? मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मेरी उंगलियों ने फोन को जोर से जकड़ लिया। मैंने उन बातों का जवाब ना देते हुए अपना सिर झुका लिया। वो लड़की, जो पहले मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही थी, अब नफरत से भर गई और ताना मारते हुए बोली, स्कूल में तो बड़ा मासूम और बेपरवाह बनता है, जैसे किसी की तरफ देखता तक नहीं। लगता है बस अभी तक कोई अमीर शिकार नहीं मिला था। फिर उसने जहर उगलते हुए कहा, इतनी महंगी कार है तो पक्का वो इंसान काफी उम्रदराज होगा, है ना? मैंने झटके से सिर उठाकर उस लड़की की तरफ देखा, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसकी नजरें अब भी चुनौती दे रही थीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। सुबह मेरा लग्जरी कार से उतरना अब हर तरफ फैल चुका था। कई साथी बिना कुछ बोले मुझे घूरने लगे। मैंने अपना लैपटॉप निकाला और पढ़ाई करने लगा। सोचा मैंने, मैं एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हूं। मैंने इससे भी बुरी बातें सुनी हैं। ये गालियां मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। मैंने उन्हें इग्नोर किया तो उसके चेहरे के भाव और भी कड़वे हो गए। ह्यांचन, एक रात का कितना लेते हो? मैं तुम्हें हायर कर लेता हूं।
उसके पास बैठी कई लड़कियां दबी आवाज में हंसने लगीं। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने खुद को शांत रखा और स्क्रीन की तरफ देखता रहा। जब लोगों ने देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगा और वो अपनी सीट्स पर वापस चले गए। वो लड़की अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक जुआन करीब आया। तुमने अभी जो कहा मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है, मैं इसे सीधे काउंसलर को दूंगा। ये सुनते ही वो लड़की सहम गई, उसकी अकड़ गायब हो गई। वो फौरन मुड़ी और अपनी जगह बैठ गई। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने उसे एक नजर देखा और फिर पढ़ाई में लग गया। जुआन मेरे पास बैठा और धीमी आवाज में मुझे दिलासा दिया, ये लोग बस बोर हो रहे हैं, इनकी बातों को दिल पर मत लो। मैंने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना एक छोटा सा कहा। वो सुबह वाली बात पूछना चाहता था, पर मुझे ध्यान से पढ़ते देख उसने जिद नहीं की। तुम दोपहर में नहीं आए थे, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैंने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स मोनिटा। पूरी नाइट क्लास के दौरान मैंने उससे वो कॉन्सेप्ट्स पूछे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे और उसने बड़ी शांति से समझाया। जो कुछ दोपहर में छूट गया था मैंने वो सब कवर कर लिया। जुआन सन जैसे दोस्त के साथ मुझे काफी राहत महसूस हो रही थी। वो अफवाहें और इल्जाम अब उतने भारी नहीं लग रहे थे। छुट्टी की घंटी बजी। तुमने मेरी मदद की और मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी। मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। मैंने न दोपहर का खाना खाया था न रात का। मुझे बहुत भूख लगी थी। ये सुनकर जुआन खिलखिला उठा। ठीक है, हम दोनों हॉल से बाहर निकले, ये चर्चा करते हुए कि बारबेक्यू खाएं या फ्राइड चिकन। जैसे ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले मुझे अचानक अपने ऊपर एक तपती हुई नजर महसूस हुई। मैंने घबराकर उस तरफ देखा। अंधेरे में कैम्फर के पेड़ों के पास एक लंबा और सुडौल साया खामोश खड़ा था। उसके चारों तरफ एक सर्द औरा था। वो फुसुयन थी। वो गई नहीं थी। सोचा मैंने, क्या वो कभी गई ही नहीं? वो पूरी नाइट क्लास के दौरान बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। क्या उसके पास कोई काम नहीं था? मेरे दिमाग में एक साथ 100 सवाल आए। मैं सुन्न हो गया। मेरे पैर कांपने लगे और मुझे ठंडा पसीना आने लगा। जुआन ने मेरी घबराहट देख ली। वो रुका और चिंता भरी नजरों से मेरा हाथ पकड़कर पूछा, एचएन, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज साफ थी। पेड़ों के बीच खड़े उस साये ने ये सुनकर एक पल के लिए अपनी हरकत रोकी। मेरा गला अचानक सूख गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे दम घुटने जैसा महसूस होने लगा। मैंने जुआन की तरफ देखा और खुद को शांत दिखाते हुए कहा, मॉनिटर, तुम पहले जाओ, घर पर कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। मैंने सामान्य दिखने का ढोंग किया। जुआन ने मेरा पीला चेहरा देखा और वो भी घबरा गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर चिंता से कहा, एचएन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूं। ठीक उसी वक्त पेड़ों के पीछे वाले उस साये से एक हल्की हंसी सुनाई दी और मैं ऐसे चौंक गया जैसे कोई खूंखार दरिंदा देख लिया हो। मैंने झटके से जुआन शनान का हाथ छोड़ दिया और सख्ती से कहा, जल्दी जाओ। जुआन सहनसान मुझे गुस्से में देखकर वो मुझे और परेशान नहीं करना चाहता था और उलझन में ही डॉर्मेट्री की तरफ चला गया। तब जाकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। अगले ही पल मैं उस जंगल की तरफ भागा जहां फुसूइन अब भी खामोश खड़ी थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरा शरीर इतना अकड़ गया था कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अंधेरे में मैं उसके चेहरे के भाव नहीं देख पा रहा था, पर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उससे एक ठंडी और शांत लहर निकल रही है मुझ पर। उसका दबाव इतना था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। फुसूइन धीरे धीरे मेरे करीब आई। गुलाबों की हल्की खुशबू उसके फेरोमोन्स के साथ मिल गई, जिससे मेरा दिल कांपने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे थाम लिए। सुइन, वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी मदद की है। हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अंधेरे में अचानक उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे खींचने लगी। मैं उसके पीछे पीछे जंगल की गहराई में चला गया। पहले यहां एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और यहां भूतों की अफवाहें फैली हुई थीं। रात को कोई भी यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे भूतों से डर लगता था, पर उस वक्त मुझे फुसूइन से ज्यादा डर लग रहा था। मुझे पता था कि वो बहुत गुस्से में है। मैंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि कहीं वो यहीं अपना आपा ना खो दे। मैं लगभग लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिरने ही वाला था, पर वो समय रहते आगे बढ़ी और उसने धीरे से मेरी बांह थाम ली। रात ठंडी थी। मैंने आदतन अपने कपड़े ठीक किए। चलो घर चलते हैं। ठीक है। अचानक मुझे याद आया कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, तो मैंने सिर घुमाया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो?
चलो ठीक से बात करते हैं, पर यहाँ नहीं, ये हमारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। फुसूइन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने धीरे से मेरी कमर पर हाथ फेरा और अपना गाल मेरे सीने से लगा लिया। उसके बालों की खुशबू मेरी गर्दन को छू रही थी। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में वो पागलपन थोड़ा कम हुआ और एक हल्की सी निर्भरता दिखाई दी। मैंने उसे शांत करने के लिए लहजा नरम किया। फसूयन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हल्का सा कांपी और उसने मेरी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसका गाल मेरे सीने में थोड़ा और धंस गया और उसकी सांसों की गर्माहट मेरे बदन को छूने लगी। मैंने अपना हाथ उठाकर उसका गाल सहलाया और अपनी उंगलियों से उसकी आंखों के किनारों को धीरे से छुआ। वो बिना कोई हंगामा किए मेरी बाहों में शांत खड़ी रही। ठंडी हवा चली। जब वो शांत हो गई तो मैंने मौके का फायदा उठाकर कहा, फुसूइन, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। वो एक पल के लिए रुकी। उसने मेरी तरफ नजर उठाई और उसकी आंखों में अभी भी गुस्से की एक झलक थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे सड़क किनारे खड़ी उस रोल्स रॉयस की तरफ ले गई। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और वो फौरन मेरे पास आकर बैठ गई। हल्का सा झुककर अपना कंधा मुझ पर टिका दिया। कार बड़ी ही नजाकत से फू मैंशन के अंदर दाखिल हुई और मेन बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम नीचे उतर गए। फुसीन का ऑरा अब काफी नरम पड़ चुका था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और मैं खामोशी से फ्लोर नंबर्स देख रहा था। दरवाज़ा खुला, वो मुझे सैलून की तरफ ले गई और उसकी आंखों में फिर से वो तड़प और ऑब्सेशन देखकर वो मेरे और करीब आ गई। मैंने धीमी आवाज में बात की, फुइन, मुझसे सच में गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन फुसूइन अपनी उंगलियां धीरे से मेरी कमर पर फिराता है और अपनी गहरी नशीली आवाज में कहता है, तुमसे क्या गलती हुई? मुझे दूसरी लड़की के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली दोस्त है। भावनाओं का एक दम घोंटू एहसास मुझ पर हावी हो जाता है, पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। मुझे इस गड़बड़ का एहसास होता है। मैं अपने दिमाग पर जोर डालता हूं और अपनी जीभ को जोर से काट लेता हूं। उस तेज दर्द से मेरी चेतना तुरंत लौट आती है। फुसूयन मुझे प्यार से देख रही है, लेकिन उसकी नजरें मेरी रुकी हुई आंखों और खून से सने होठों से टकराती हैं। उसे देखते ही वो दहशत और उलझन में सुन रह जाती है। वो अब अपनी रोज वाली शांति नहीं बनाए रख सकती। मुंह खोलो। ये खून कैसे निकल रहा है? मुझसे गलती हो गई, मुझे डराओ मत। मैं अपने अंदर चल रहे उथल पुथल भरे विचारों को दबाने के लिए दांत भींचता हूं और उसकी आंखों में किसी बनावट को ढूंढने की कोशिश करता हूं, लेकिन वहां सिर्फ सच्ची फिक्र दिखती है। मैं उसके इस प्यार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए बस अपने होंठ दबा लेता हूं। फुसूइन के सीने में एक घुटन सी महसूस होती है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी उंगलियों के पोरों को मेरे होठों और दांतों पर धीरे से दबाती है। मैं अनजाने में उसे काट लेता हूं, लेकिन वो पीछे नहीं हटती, बस मेरी जीभ को ध्यान से देखती है। शुक्र है, ये बस एक छोटा सा जख्म था। मेरे होठों पर खून का निशान देखकर उसके दिल में गहरा दुख और ममता जाग उठती है। उसकी उंगलियां धीरे से मेरे गाल को छूती हैं। मुझे इतना सख्त नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज दोपहर का वो नज़ारा याद करके, जब आचेन और वो औरत साथ साथ बातें कर रहे थे, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। साथ साथ बातें करने के उस सीन को सोचकर मेरा कंट्रोल खो जाता है। मेरे पिता कहते हैं कि प्यार सहनशीलता है, संयम है, सम्मानजनक माफी है, लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूं। वो सोचता है कि असली प्यार कभी भी ठंडा और संतुलित नहीं हो सकता। प्यार तो असल में बहुत संकीर्ण होता है। ये इंसान को बेकाबू और पागल बना देता है। इसमें एक मालिकाना हक वाला स्वार्थ पैदा हो जाता है। काफी देर बीत जाती है। वो धीरे से मेरा हाथ छोड़ता है, मुड़ता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। शावर का ठंडा पानी गिरने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी भड़की हुई भावनाओं को शांत कर पाता है। मैं सीधा होकर सोफा पर खाली नजरों से बैठ जाता हूं। इस तरह सब कुछ शांति से खत्म होता है। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज बंद नहीं होती। वो काफी देर तक अंदर रहता है। भूख की वजह से मुझे मरोड़ उठ रहे हैं। मैंने सोचा था कि रात को अच्छे से डिनर करके थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन जब से फुसूयुन से मिला हूं, मेरा दिल शांत नहीं हो पाता। मैं किचन में जाता हूं।
ताज़ा सामान से भरे रेफ्रिजरेटर को खोलता हूँ, वेजिटेबल ड्रॉर से एक छोटी कैबेज निकालता हूँ, उसके टुकड़े करता हूँ और उसे पॉट में डाल देता हूँ। उन्हें पकाने के बाद मैं बोल्स और चॉपस्टिक्स निकालता हूँ, पॉट लेकर झुककर खाने लगता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं खाने के एहसास में इतना खोया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। तुम बस यही खा रहे हो? मैं डर जाता हूं और बोल्स और चॉपस्टिक्स शोर के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। सफेद पोर्सिलीन के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। एक टुकड़ा मेरे टखने को छूकर निकल जाता है और खून की छोटी सी बूंदें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। फुसूइन की आंखों में तुरंत फिक्र भर जाती है। वो फौरन कहता है, हिलना मत, टुकड़ों से बचकर रहो, मैं इसे साफ करता हूं। वो धीरे धीरे पास आता है। जमीन पर गिरे पोर्सिलिन के टुकड़ों से बचते हुए वो मेरे पास पहुंचता है। दरअसल मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। मैं अपने लिए कुछ खाने को बनाना चाहता था। वो मेरे सामने खड़ा है। उसकी आंखों में चिंता और दबे हुए गुस्से का मिला जुला भाव है। उसकी नज़र धीरे से मेरे टखने के छोटे जख्म पर जाती है। चोट गहरी नहीं है, लेकिन खून अब भी धीरे धीरे निकल रहा है। वो मुड़ता है, फर्स्ट एड किट उठाता है, वापस मेरे पास आकर बैठ जाता है। वो धीरे से हाथ बढ़ाकर मेरा जख्मी पैर आगे करने को कहता है और पूरी एकाग्रता से मेरा जख्म साफ करता है। अभी अभी नहा कर आने की वजह से उससे सोप की हल्की खुशबू आ रही है। हमारी नजरें इत्तेफाक से मिल जाती हैं। माहौल में एक अजीब सी कशमकश भर जाती है। बार बार डिसइंफेक्ट करने के बाद खून निकलना बंद हो जाता है। वो सावधानी से मुझ पर एक क्यूरीटा लगाता है, फिर अपने हाथ हटा लेता है। वो उठता है और ओपन किचन की तरफ चला जाता है। मैं सोफा पर खामोश बैठा रहता हूं। मेरे दिल में एक हल्की सी मायूसी दौड़ जाती है। मैंने सोचा था कि नहाने के बाद वो कुछ और करेगा। फिर वो सीधा किचन में जाता है। वो ताज़ा मिंस्ड मीट और कटी हुई ग्रीन पेपर्स निकालता है जो आंट ने पहले से तैयार रखी थीं। वो आग जलाता है और तेल डालता है। मीट की खुशबू तुरंत फैल जाती है, जिससे किसी की भी भूख जाग जाए। मैं चुपचाप उसे चूल्हे के पास शांत खड़े देखता हूं और मेरे दिल की गहराइयों में एक गर्माहट का एहसास होने लगता है। वो चॉपस्टिक्स लेता है और गर्मा गर्म नूडल्स का एक बोल पकड़ता है। अभी मेरा खाने का मन नहीं है, वो एक सख्त और अटल लहजे में कहता है। थोड़ा तो खा लो। वो मेरे पास बैठता है, नूडल्स का एक निवाला उठाता है और मेरे होठों के पास लाता है। पिछले कुछ दिन भावनाओं के भंवर जैसे थे। मैंने उस दौरान ठीक से कुछ नहीं खाया था, लेकिन एक पल के लिए मैं अपना मुंह खोलता हूं और उसे धीरे से निगल लेता हूं। उसकी शांत नजरों के सामने वो धैर्य के साथ मेरा साथ देता है और मुझे एक एक निवाला धीरे धीरे खिलाता है। माहौल बहुत खामोश और अजीब है और बिना सोचे समझे मैं पूरा नूडल्स का बाउल खत्म कर देता हूं। मुझे पेट भरकर खाना खाते देखकर उसकी आंखों में एक सुकून की झलक दिखती है। पेट भरने के बाद मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है और बिना किसी वजह के मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। रात और गहरी होती जा रही है। मेरी नज़र अनजाने में उस पर पड़ती है। मुझे करीब आता देखकर वो अचानक अपनी नज़रें उठाता है। हमारी आंखें तुरंत एक दूसरे से टकराती हैं। उसकी चमकती आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। उसकी नज़र में एक तरह की उत्सुकता है। काफी देर हो गई है, कल मेरी क्लास है, मैं पहले घर जा रहा हूं। वो मुझे गौर से देखता है। मैं तुम्हें फ्लोर 12 पर लेकर आया हूं। मेरा तुम्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। मेरी आंखों में थोड़ी उलझन पैदा होती है और दिल में डर की एक लहर दौड़ जाती है। वो डर मेरे अंदर रेंगने लगता है। इसका क्या मतलब? अब से तुम यहीं रहोगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जल्दी जल्दी अपना सिर ना में हिलाता हूं। मुझे इतना मना करते देखकर उसका दबा हुआ गुस्सा फिर से उभर आता है। वो मुझे बिना पलक झपकाए देखता है और मैं बेबसी में एक ठंडी आह भरता हूं। वो अपना सिर उठाता है और मुझे देखता है। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं लाचारी भरे लहजे में उसे देखता हूं। ऐसे मत बनो। मेरा ये रूखा और बेपरवाह रवैया देखकर उसके दिमाग में तुरंत शाम का वो नज़ारा घूमने लगता है। अचन और जोवन साथ साथ हंसकर बातें कर रहे थे। वो कितनी सहजता और स्वाभाविकता से डिनर की बात कर रहे थे। मेरे साथ सिर्फ इनकार और ठंडापन ही क्यों है? जल्दी करो। अपने जज्बातों के दबाव में वो झुकता है और उस औरत के कोमल चेहरे पर धीरे से चूमता है। वो पूरी तरह अपना आपा खो चुका है।
हालांकि मैं अनगिनत बार समझा चुका हूं कि जुआनसन और मैं सिर्फ मामूली दोस्त हैं। हमारा कोई और रिश्ता नहीं है। लेकिन फुसुइन ने कभी मेरा यकीन नहीं करना चाहा। अब और सफाई देने की हिम्मत नहीं बची है। मैं बस इस तनावपूर्ण टकराव को झेल सकता हूं। एक सुबह बाथरूम में जाते समय मुझे सीने में एक घुटन महसूस होती है। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। मैं अपने दिल की चिड़चिड़ाहट और इच्छा को दूर करने के लिए बार बार खुद को संभालने की कोशिश करता हूं। उसी पल फुसुइन धीरे धीरे मेरी तरफ आती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसका जुनून और मालिकाना हक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शक, जलन और असुरक्षा के दिन उसे शांत नहीं होने देते। शीशे में उसका अक्स देखकर मैं बेबसी से भर जाता हूं। साफ है कि इस झगड़े ने हम दोनों को खोखला कर दिया है, लेकिन वो हमें इस जाल में फंसाए रखने पर जोर देती है। भावनाओं के इस लंबे खिंचाव ने मेरी सारी ताकत सोख ली है। उसने गहरी सांस ली और मैं वापस बिस्तर पर लेट गया। आखिरकार मुझे गहरी नींद आ जाती है। जब आंख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। तेज भूख मुझे घेर लेती है। मैं धीरे से उसका हाथ हटाता हूं, उठता हूं और ड्रेसिंग रूम में जाता हूं। मेरी नज़र अलमारी पर पड़ती है। सलीके से सजे औरतों के कपड़ों के साथ वहां आधे हिस्से में बिल्कुल नए मर्दों के कपड़े भी रखे हैं, जिनका साइज और कट एकदम परफेक्ट है। ज्वेलरी बॉक्स में भी बहुत सारे कीमती और शानदार मर्दों के गहने हैं। एक पल में मैं सब समझ जाता हूं। उसने पहले ही मुझे इस दुनिया में कैद करने और खुद के करीब रखने का फैसला कर लिया था। लेकिन उस वक्त तेज भूख बाकी सारे ख्यालों पर भारी पड़ जाती है। मैं कोई भी ढीला कपड़ा पहन लेता हूं, लड़खड़ाते हुए किचन में जाता हूं और एकदम से फ्रिज खोल देता हूं। इतने समय से दबी हुई भूख अचानक फूट पड़ती है। मैं जमीन पर बैठ जाता हूं और लालच से खाने लगता हूं। भावनाओं का ये लंबा खिंचाव मुझे इस खालीपन को भरने के लिए बस पागलों की तरह खाने पर मजबूर कर देता है। फर्श रैपर से भर जाता है। मैं उस खाने में डूबा हुआ हूं ताकि अपने दिल के जख्मों और अकेलेपन को कम कर सकूं। दूसरी तरफ फुसुइन एक डरावने सपने से चौंक कर जाग जाती है। उसने सपना देखा कि मैं अपनी कपल रिंग उतार देता हूं। मैं उसे जोर से फेंकता हूं और पीछे मुड़कर देखे बिना हमेशा के लिए चला जाता हूं। घबराहट उसे तुरंत घेर लेती है। आंखें खुलने पर जब वो किसी को अपने पास नहीं पाती तो उसका दिल बैठ जाता है। वो अचानक उठती है और मुझे ढूंढने आती है। हल्की रोशनी में वो मुझे ठंडे फर्श पर अकेला बैठा देखती है, जिसके चारों तरफ खाने के टुकड़े बिखरे हैं, और मैं एक बेसहारा और उजाड़ हालत में अपने मुंह में केक्स ठूंस रहा हूं। वो एक पल के लिए ठिठक जाती है। खुला हुआ फ्रिज और जमीन पर फैला कचरा देखकर उसके दिल में एक तेज टीस उठती है। इसने एक बार में इतना सब कैसे खा लिया? ठीक उसी वक्त हमारी नजरें मिल जाती हैं। मेरा दिल सहम जाता है। वो खामोशी से मुझे देखता है। फिर वो जमीन पर बिखरे रैपर्स और खुले फ्रिज को देखता है। अचिन, तुम इतना ज्यादा कैसे खा सकते हो? तुम ऐसा कभी नहीं करते। फुसुइन अचानक अपनी आवाज ऊंची करती है और एक कदम आगे बढ़ाती है। तुम कैसे कह सकते हो कि इसका कोई लेना देना नहीं है? अगर तुम एक बार में इतना खाओगे तो तकलीफ मुझे भी होगी। मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं अपने अंदर की घबराहट और शर्म को जबरदस्ती दबाता हूं। मैं अपने हाथ का केक छोड़ देता हूं और मेरा लहजा और भी ठंडा हो जाता है। बीच में मत पढ़ो। इतना कहकर मैं उसकी नजरों का सामना नहीं करना चाहता। मैं मुड़ता हूं और तेजी से बाथरूम की तरफ भागता हूं। मैं अंदर से कुंडी लगा लेता हूं। एक तेज मतली बार बार ऊपर आ रही है। मैं तब तक उल्टियां करता हूं जब तक पेट पूरी तरह खाली नहीं हो जाता। बाहर बाथरूम के दरवाजे पर फुसुइन की दस्तक रुक नहीं रही है। उसकी आवाज में घबराहट भरी है। दरवाजा खोलो। तुम कैसे हो? क्या तबीयत खराब लग रही है? मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहते, लेकिन तुमने अभी इतना सारा खाया है। अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ी तो? अच्छन, जिद मत करो। दरवाजा खोलो और मुझे खुद को देखने दो, ठीक है? मैं किसी बात पर ध्यान नहीं देता। मैं खामोशी से अपने दिल की चिड़चिड़ाहट और दुख को बर्दाश्त करता हूं। जब मैं थोड़ा संभल जाता हूं तो वॉश बेसिन के पास जाता हूं और बार बार टीथ ब्रश करता हूं, जब तक कि मेरे मुंह से वो अजीब स्वाद चला नहीं जाता। फिर मैं रुकता हूं। दरवाजे पर दस्तक जारी है। अचन, मैं आखिरी बार कह रही हूं, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। ठंडे चेहरे और बिना किसी भाव के मैं पास जाता हूं और दरवाजा खोल देता हूं। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 10 के लाइक्स।
अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पे अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है। मतलब आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पे आएगा।